नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। शक्ति की समृद्धि का एक और खास एपिसोड जो कि लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इस लिहाज से कि महिलाएं जो आर्थिक रूप से सशक्त भी हैं और जो आर्थिक रूप से सशक्त हो सकती हैं, उनके लिए क्या स्टेप्स हैं, क्या उनके लिए निवेश का तरीका है और कैसे कुछ सटीक कदम उठाकर वो अपनी इनकम को भी बेहतर बना सकती हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकती हैं। इसी कड़ी में आज का विषय है फिक्स्ड इनकम। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि एफडी सबसे अच्छा निवेश है जो कि रिस्क फ्री है? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि एफडी से बेहतर डेट म्यूचुअल फंड है? सरकारी बॉन्ड में निवेश करना कितना बेहतर है और कितना नहीं? इसके अलावा क्या जो फिक्स्ड इनकम वाले निवेश के रास्ते हैं वहां पर महिलाएं ज़्यादा भरोसा करती हैं? ये और इस तरीके के तमाम सवालों के जवाब आज हम अपने खास मेहमान से लेंगे। आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे जी, जो हमें ये बताएंगी कि महिलाओं को फिक्स्ड इनकम में निवेश करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्यों ये वाला जो निवेश का तरीका है ये महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा पसंदीदा होता है। पूजा जी, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच प्रतीक्षा, आपने हमें इनवाइट किया एंड वुमेन्स डे के इस खास अवसर पर मेरे हिसाब से हम सब एक दूसरे को मोटिवेट करें, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करें ताकि वो इन्वेस्ट करें एंड एट द सेम टाइम राइट इन्वेस्ट करें। जैसे हम आज सही बात सही कर रहे दिशा हैं, में। सही बिल्कुल। दिशा में निवेश करें। जैसे हम आज बात कर रहे हैं फिक्स्ड इनकम की, देखिए महिलाएं और एफडी, इनकी जो दोस्ती है ना वो हम नहीं तोड़ सकते। जितना भी हम महिलाओं से बात करते हैं कि निवेश के लिए आप शुरुआत करें, तो वो हमेशा से एफडी या जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में बिलीव करती हैं। लेकिन क्या होता है, एफडी रेट्स एक जमाने पे जब हम पहले की बात करें तब 12% हुआ करते थे, 10% हुआ करते थे, 9% हुआ करते थे और अभी जाके वो अराउंड 7-7.5% के आसपास है। सो महिलाओं को इन चीजों की शायद रेट कितना मिल रहा है और वो रेट सही रेट है या नहीं है, इसकी कहीं ना कहीं जानकारी कम होती है। उन्हें लगता है एफडी सेफ है। यहाँ पे सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट को लेके आपका जो ब्याज दर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रतीक्षा, क्योंकि जो महंगाई की जो एक रेट चलती है ना साथ में, वो खा जाती है आपके इन्वेस्टमेंट को। सो बहुत जरूरी है ये समझने की कि महंगाई की रेट क्या चल रही है। अब महंगाई की रेट भी देखें तो 6 से 7% चल रही है। सो अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आप जो आप सेविंग कर रहे हैं, अगर आपको वो 6 से 7% दे रहा है तो ठीक है, आप एट पार बना रहे हैं। नॉर्मली हम फिक्स डिपॉजिट है, कॉर्पोरेट डिपॉजिट है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, आरबीआई बॉन्ड्स हैं या स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, ये सारे ही विकल्प हमें डेट सेक्टर में देखने को मिलता है, जो डेट एसेट एलोकेशन होता है। निवेश करने के लिए जो दो ऑप्शंस है, एक है इक्विटी और एक है डेट। तो डेट में ये सारे विकल्प है। अब इसका जो चुनाव है ना प्रतीक्षा, वो डिपेंड करता है आपके टाइम होराइजन पे, मतलब आप कितने समय के लिए आप निवेश करना चाहते हैं। अगर आप 1 आध साल के लिए करना चाहते हैं तो कौन सा विकल्प है, अगर आप 2 साल के लिए करना चाहते हैं, 3 साल के लिए करना चाहते हैं। नॉर्मली ये जितने भी मैंने विकल्प ऑप्शंस मेंशन किए, ये शॉर्ट टू मिड टर्म है। 4-5 साल के अंदर अगर कहीं पे भी निवेश करना है तो डेट कैटेगरी में ये सारे ही ऑप्शंस हैं, जिसमें जितने समय के लिए आपको पैसा रखना है उस तरीके का विकल्प ऑप्शन आपको मिलता है। जैसे एफडी, 6 महीने की एफडी कर लो, 12 महीने की एफडी कर लो। आजकल तो सहूलियत ये भी है काफी बैंक्स में कि स्वीप इन एफडी है, मतलब एक बैलेंस अगर आपने मेंटेन किया है उसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपके बैंक में आता है वो डायरेक्टली स्वीप इन मतलब एफडी में चला जाता है और एफडी का इंटरेस्ट ब्याज उस पर शुरू हो जाता है। सो बहुत सारी बातें हैं जिसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एफडी सेफ कब होगी, जब आप रिटर्न्स जो है, जो ब्याज है, वो इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, उसको बीट करेंगे। अब क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी कि टैक्स जो है वो खा जाता है आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को। तो अगर आप 7% पे निवेश कर रहे हो और अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, समझो आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो टैक्स के बाद तो रिटर्न बन जाएगा अराउंड 4.9 के आसपास।
तो अभी जो महंगाई है वो तो 6-7% पे चल रही है, तो हम महंगाई के नीचे चलते हैं। इसलिए हर बार भी मतलब हम बोलते हैं ना 100% अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप उसको पूरा 100 रुपए आप उसको एफडी में मत लगाओ, आप उसको डाइवर्सिफाई करो। थोड़ा एफडी में, थोड़ा इक्विटी में, म्यूचुअल फंड्स के जरिए, थोड़ा बहुत आप हाइब्रिड में डालें, थोड़ा आप गोल्ड ले सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से एक डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन पूजा जी, जो खास तौर से भारतीय महिलाओं को अगर हम देखते हैं या जो घरेलू परिवार से जुड़ी हुई हैं या वर्किंग भी हैं, अगर आप देखिए तो वो फिक्स डिपॉजिट वाली जो भी निवेश के रास्ते होते हैं उन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं कंपैरिजन टू बाजार में पैसा लगाना या जो भी बाजार से जुड़े हुए निवेश के तरीके होते हैं। आप इसे कैसे देखती हैं कि क्या जो एफडी है वो फिक्स्ड इनकम निवेश है या इससे और कोई बेहतर विकल्प मौजूद है? हालांकि आपने अभी ये जरूर कहा कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो पूरा पैसा आपको एफडी में नहीं लगाना चाहिए, समझदारी से उसका डिवीजन करना चाहिए। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा फिक्स्ड इनकम का जो निवेश है एफडी के लिहाज से जो महिलाएं बहुत ज्यादा पसंद करती हैं उनके ऊपर थोड़ा सा आप विस्तार दें। जी बिल्कुल। देखिए प्रतीक्षा, जो फिक्स्ड इनकम है ठीक है, उसमें हम सब कवर कर लेते हैं। सबसे पहला और फेवरेट होता है बैंक एफडी। अब बैंक एफडी क्यों इतना फेवरेट है? क्योंकि वो हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से, मैं कहूंगी हमारे माता पिता और उनके भी पहले के टाइम से एफडी एक ट्रेडिशनल एंड एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट है कि कहीं पे भी थोड़ा बहुत पैसा बच गया, एफडी लगा दो, एफडी बना दो, एफडी करा देते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में एक्सप्लेन किया, ब्याज दर। महिलाओं को ये चीज समझने की जरूरत है कि भाई जो महंगाई है उससे ज्यादा मेरा एफडी दे रहा है कि नहीं। हाँ, एफडी बैंक में आप लगा रहे हो, आप 1 साल 2 साल 3 साल शॉर्ट टर्म के लिए लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी बैंक में लगा रहे हो? काफी बैंक्स की एफडी होती है। प्राइवेट बैंक्स में आपको शायद थोड़ा ज्यादा रिटर्न देंगे। सेविंग अकाउंट में भी अगर आपने पैसा रखा तो कहेंगे हम आपको एफडी जितना रिटर्न दे रहे हैं। फिर थोड़ी बहुत आपको कोऑपरेटिव बैंक्स मिलेंगी, गवर्नमेंट बैंक्स मिलेंगी। कुछ बैंक्स में आप पैसा रखते हैं तो काफी टाइम वो बैंक भी इंसॉल्वेंट हो जाती है या हाथ खड़े कर देती है, तब ऐसे लगता है कि अरे बाप रे, बैंक में भी पैसा डालना सेफ है कि नहीं है। तो एक जानकारी यहाँ पे दे दूं प्रतीक्षा के, जो सेफ या जो गवर्नमेंट बैग या ये सब जो होता है ना, आज की तारीख में अगर बाय लॉ अगर कोई बैंक ने हाथ खड़े कर दिए तो एज पर लॉ आपसे 5 लाख रुपीज एलिजिबल है, एक इंश्योरेंस जो हम कहते हैं। भले आपने 15 लाख 25 लाख 50 लाख की एफडी क्यों ना कर रखी हो, बट एज पर लॉ 5 लाख ही बैंक आपको लायबल करती है पैसा देने के लिए, तो बाकी का पैसा रिस्क पे है। तो ऐसा नहीं है कि एफडी में पैसा डाला और बैंक ने समझो कभी हाथ खड़े कर दिए तो वो आपको पूरा का पूरा पैसा वापस देने की वो क्षमता रखता है। उन्होंने सिर्फ एज पर लॉ इतना बोला है। अब दूसरा ऑप्शन है कॉर्पोरेट एफडीज। कॉर्पोरेट एफडीज में जो लोन फाइनेंस कंपनीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, उन सब की एफडीज निकलती है। जैसे फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस की एफडी हो गई, या श्रीराम ट्रांसपोर्ट की एफडी हो गई, या महिंद्रा की हो गई, या पीएनबी। तो बहुत सारे ऑप्शंस है। इनमें आपको थोड़ा बहुत ब्याज ज्यादा भी मिलेगा, ठीक है, बट जितना ब्याज ज्यादा मिल रहा है, गवर्नमेंट बैकिंग भी नहीं है, तो वहां पे हम रेटिंग देखते हैं, AAA रेटिंग, AA रेटिंग। फिर तीसरा ऑप्शन है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का कैसे है प्रतीक्षा के, बॉन्ड्स की जो बाइंग होती है ना, वो डीमैट अकाउंट पे आपको बाय करना पड़ता है। तो आज अगर मैं बॉन्ड खरीदने जा रही हूँ तो कौन से बॉन्ड्स अवेलेबल है? अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स आज की तारीख में मेरे हिसाब से हार्डली कुछ अवेलेबल होंगे, लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, बड़ी बड़ी कंपनी के बॉन्ड्स निकलते हैं जो 2 साल 3 साल इस तरीके का ब्याज दर होता है। उसमें ब्याज दर आपको ज्यादा भी मिलता है, 8% 9%। तो ये डिपेंड करता है हमारा जो रेपो रेट है, इंटरेस्ट है, उस हिसाब से किस तरीके के बॉन्ड्स में आप निवेश करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्राइसिंग जो है बॉन्ड मार्केट की और इंटरेस्ट रेट की, वो ऑपोजिट है। मतलब मैं कहूंगी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपने बॉन्ड में 9% डाला तो अकॉर्डिंगली आप एक बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में है, और तो उससे ज्यादा आपको मिलेगा। बिल्कुल ठीक। AA रेटिंग, AAA रेटिंग, इस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। फिर जैसे आपने राइटली मेंशन किया स्मॉल सेविंग। अब स्मॉल सेविंग स्कीम्स में भी पोस्ट ऑफिस की बहुत ज्यादा स्कीम्स है।
एक तो आ जाती है अपनी एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, फिर दूसरा आपका पीपीएफ अकाउंट आ जाता है, फिर अगर सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट आ गया। फिर आज हम महिलाओं की बात करते हैं, अगर आपके घर में कोई बिटिया है जो 10 साल के अंदर है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंदर सुकन्या सुकन्या। समृद्धि योजना शुरुआत की थी, जो मेरे हिसाब से एक वंडरफुल ऑप्शन है कि बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए 18 और 21 साल तक का एक इन्वेस्टमेंट आप हर साल करें, मिनिमम 250 रुपया, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया, और इसमें आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है, और जो मेच्योरिटी का पैसा है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। और एक लास्ट ऑप्शन है आरबीआई के बॉन्ड्स, जो टैक्स जी, से। मेरा पूजा जो सवाल था अगला वो यही था कि बॉन्ड्स का आप जिक्र कर रही थी तो मेरे जहन में आया कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स या आरबीआई बॉन्ड्स कौन में निवेश करना ज्यादा सुरक्षित होता है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन इन्हें लेकर बना होता है। देखिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की अवेलेबिलिटी देखनी पड़ती है। जब जो अवेलेबल हो अच्छी कोई कंपनी के, तब आप उसमें निवेश करें, और उसकी जो मैं कहूंगी टेन्योर है, मतलब जो टाइम पीरियड है, हम्म। वो मैच होना चाहिए कि मुझे भी इतने समय के लिए निवेश करना है कि नहीं है। और प्लस सेकेंडरी मार्केट में हम बॉन्ड खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, मतलब अवेलेबिलिटी तो एक हो गई, बट अभी आज की तारीख में समझो कोई बॉन्ड अवेलेबल है, मतलब कोई बेचने वाला है तो खरीदने वाला भी है, तो ये भी पॉसिबल है बॉन्ड के केस में, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो या गवर्नमेंट बॉन्ड, कि आप सेकेंडरी मार्केट में उसको बाय सेल कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो प्राइसिंग है वो अगर आपको डिस्काउंट पे लेना पड़ेगा, तो या तो फिर कभी प्रीमियम भर के लेना पड़ेगा। सो डिपेंडिंग आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स का इस तरीके का, बट आई एम श्योर गवर्नमेंट बॉन्ड भी एक, मेरे हिसाब से आप आपके पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, बिकॉज ऑफ द बैकिंग एंड बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है। अब आरबीआई ने जो बॉन्ड्स निकाले थे वो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स है, 2000 में निकाले थे, एंड आज आई थिंक उसका अराउंड 8.05% इंटरेस्ट है। तो इसका इंटरेस्ट जो है वो एनएससी जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उससे 35 पैसा ज्यादा है। बट इसमें एक चीज क्या हो जाती है प्रतीक्षा, 7 साल का लॉक इन आ जाता है और ये टैक्सेबल है। ठीक है। तो ओके। फ्लोटिंग रेट मतलब एज पर ब्याज दर वो ब्याज बदलते जाएगा, बट 7 साल का मुझे वेटिंग भी है एंड टैक्सेबल भी है। तो अब हमारे ये पूरे डिस्कशन में हम महिलाओं को या कोई भी हमारा जो इन्वेस्टर है, उनको कंफ्यूजन ना देते हुए ये कहें कि आपको पहले तो गोल डिसाइड करना है कि भाई मुझे कितने समय के लिए निवेश करना है। डेट मतलब मैं एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं और एज एन एसेट अलोकेशन मेरे पोर्टफोलियो में इक्विटी के साथ डेट भी होना चाहिए। हम्म। तो कितने समय के लिए निवेश करना है, उस हिसाब से आप इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करें, जो हमने इतने सारे ऑप्शंस के बारे में बात की। जी। बिल्कुल। ये सुकन्या समृद्धि योजना और एनएससी जैसी योजनाओं की जो बहुत फ़ायदेमंद है, जिनका जिक्र अभी आप कर रही थी, चूँकि हमारे पास बहुत सारे कॉलर्स भी हैं, बहुत सारे दर्शक भी हैं जो लगातार सवाल भी पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स के ज़रिए भी उनके सवाल आ रहे हैं। मुझे सवाल दिखाई पड़ रहा है पूजा जी, मैं चाहूँगी कि फटाफट अपने दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल लुधियाना से है और वो पूजा ही हैं, पूजा से सवाल कर रही हैं। वो कह रही हैं कि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं और निवेश शुरू करना चाहती हूं, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहती। मेरे लिए सबसे अच्छा फिक्स्ड इनकम ऑप्शन क्या होगा, जिसका जिक्र हम शुरुआत में कर रहे थे पूजा जी। जी, सबसे पहले मैं ये बता दूं ये माध्यम से प्रतीक्षा, कि फिक्स्ड इनकम या फिक्स्ड डिपॉजिट डज नॉट मीन कि उसमें कोई रिस्क नहीं है। उसमें भी रिस्क है। रिस्क हर उस चीज में है जो आपको इन्फ्लेशन रेट से कम ब्याज दे रहा है या रिटर्न दे रहा है, आप उसमें लॉस ही कर रहे हैं। अगर आपका पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में है, या अगर आपके पास कैश भी पड़ा है घर पे, जो आपको लगता है कि ये मैं हर महीने या थोड़ा थोड़ा करके कैश बचा रही हूँ, आप लॉस कर रहे हैं, क्योंकि आपका पैसे को आपने काम पे नहीं लगाया है। आपके पैसे को 7% का ब्याज मिलना चाहिए, तभी आपका पैसा काम पे लगेगा और तभी आपने पैसे को बनाया और आप लॉस पे नहीं है। सिंपल एग्जाम्पल है, आज कोई चीज 100 रुपए की है, ये पेन समझो आपने कोई पर्टिकुलर चीज ले रखी है जो 100 रुपए की है, अगले साल यही चीज का दाम 107 हो जाएगा। तो अगर आज की तारीख में अगर आपने 100 रुपए बचाए हैं कैश के तौर पे, या तो फिर उसको बैंक में सिर्फ सेविंग बैंक में रखा है जो 4% दे रहा है, तो फिर अगले साल जब आप इसको लेने जाएंगे तो आपके पास तो 100 या तो 104 रुपए ही होंगे ना, तो 3 रुपए का तो नुकसान हो गया। तो ये भी तो एक रिस्क ही है ना। सो रिस्क क्या है उसको पहले समझिए। एंड जैसे आपने
कहा एफडी, हमने जैसे शुरुआत में बात की फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे विकल्प है, हर चीज में थोड़ा प्रोपोर्शन में डालें, लेकिन पैसा बनाना है तो आपको डाइवर्सिफाई करना होगा और इक्विटी को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना होगा। जी। फिक्स्ड इनकम जैसा कुछ नहीं है, ये मानकर चलिए, रिस्क सब जगह है। अगली हमारी दर्शक हैं शिखा, जो कि गुरुग्राम से हैं। वो कहती हैं पूजा जी कि मैं एक गृहिणी हूं और मेरी कोई इनकम नहीं है, क्या मेरे लिए फिक्स्ड इनकम के ऑप्शन निवेश के लिहाज से हैं? देखिए, गृहिणी है और इनकम नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगी महिलाओं के लिए कि एक तो उनका बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। फिर जो मेल मेंबर है या अर्निंग मेंबर है, उनको कहिए कि आपके अकाउंट में हर महीने या थोड़े थोड़े समय में थोड़े बहुत पैसे आप डालते जाए, चाहे आप वट एवर सोर्स से आप उसको किस तरीके से आप डाल रहे हैं, आपके अकाउंट में पैसे आने चाहिए। एक बार आपके अकाउंट में पैसे आए, ठीक ठीक है, फिर आप उसका थोड़ा बहुत पोर्शन एफडी करें, ताकि आपको लगे कि मैंने 1 साल के लिए या 2 साल के लिए कहीं पे निवेश किया है शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप उसको एफडी में डालें। और छोटा मोटा एक अमाउंट, समझो 1000 रुपए भी क्यों ना हो, उससे आप एसआईपी शुरू करें एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में, जो 5 साल का होराइजन करके आप दिमाग में रख के चलिए। अब क्या होता है प्रतीक्षा, काफी टाइम जो गृहिणी होती है वो क्या करती है, हाउसवाइफ के हिसाब से उनको पता है कि पैसों के मामले में मुझे ज्यादा सोचना नहीं है, मेरा जो हस्बैंड है या पिताजी हैं या जो भी भाई हैं वो ध्यान रखेंगे। तो वो जो पैसा उनको वो हर महीने घर चलाने के लिए लेते हैं ना, वो कैश में आता है। और फिर महिलाओं में किटी पार्टी भी बड़ा कॉमन है, तो हर महीने किटी पार्टी में पैसा लगाती है। तो मैं यहाँ से एक चीज ये कहना चाहूंगी कि आप ना हर चीज कैश में ना लें, आप थोड़ा बहुत पैसा आप अपने अकाउंट में लें, आप जीपे तरीके से लें या कैसे भी लें। अकाउंट में पैसा आएगा तो निवेश के ऑप्शंस खुलेंगे। 1000 रुपए की या 500 रुपए की भी आप एसआईपी करेंगे, थोड़ा एक किटी कम करेंगे, तो आपका पैसा बनेगा। तो इन चीजों की समझ रखने की बहुत जरूरत है आपको। स्मार्ट वुमन आज के दौर में पूजा जी जो संकेत दे रही हैं कि आपको स्मार्ट वुमन बनने की जरूरत है, तभी शायद आप अपना भविष्य भी सुरक्षित कर पाएंगी और आर्थिक रूप से अपने परिवार को भी मदद कर पाएंगी और खुद भी सशक्त रह पाएंगी। हमारी अगली दर्शक मीनाक्षी हैं, जो कि बिहार पटना से हैं, जिसका भी जिक्र भी हम लोग कर रहे थे पूजा जी, उनका सवाल भी इसी से जुड़ा है। वो कहती हैं कि मैं रिटायरमेंट के लिए निवेश करना चाहती हूँ, लेकिन बैंक एफडी के अलावा और कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन है। जैसे कि कन्फ्यूजन की बात हम शुरुआत में कह रहे थे कि अक्सर महिलाएं कन्फ्यूज होती हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये प्रतीक्षा जी। मेरे हिसाब से जो रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं ना, उनको बहुत जरूरी है निवेश को अच्छी तरीके से प्लान करना, क्योंकि अगर आप 50 के हैं या 60 पे हैं, रिटायरमेंट 80 तक समझ के चलो, मतलब 20 साल तक हमको कोई इनकम नहीं है और हम डिपेंडेंट भी नहीं रहना चाहते, हमारे बच्चे हैं उनकी भी खुद की जिंदगी है। और जो भी पैसा अगर आपने कमाया हुआ है आपकी अर्निंग लाइफ में, जैसे ग्रेच्युटी का पैसा है, या तो फिर अगर कहीं से आपको पैसा आया हुआ है, या फिर आपके कोई पेरेंट्स वगैरह ने कोई लेगेसी में आपको पैसा दिया हुआ है, तो उसको स्मार्ट तरीके से डिवाइड करना है। अब जैसे हम हमेशा बात करते डाइवर्सिफाई, तो एफडी तो आपको पता ही, आपने बोल दिया। उसके अलावा तो एक तो पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, ठीक है, जिसमें आपको 5 साल का लॉक इन आता है, उसका ब्याज भी अच्छा खासा है, अराउंड 8.2% है, अभी टैक्सेबल ऑप्शन है वो। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से अगर आपको एक पोस्ट ऑफिस का विकल्प अपने पोर्टफोलियो में डालना है तो आप डाल सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट आई थिंक उसकी अभी 30 लाख हो चुकी है, तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, म्यूचुअल फंड में बैलेंस्ड ऑप्शन कैटेगरी है, बैलेंस्ड या हाइब्रिड फंड, जिसमें पूरा पैसा इक्विटी में नहीं जाता है, थोड़ा थोड़ा, लाइक 20%, 30%, जितना परसेंटेज हम इक्विटी का अग्रेसिव लेना चाहते हैं उतना रखिए। बाकी का सब डेट, डेट मतलब जो हम बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह, उसमें जाता है। इस ऑप्शन में क्या होगा, आपको उसमें पैसा लगाना है और हर महीने उसमें से विड्रॉवल लेना है। SWP कहते हैं हम, SIP बड़ा कॉमन सा हमने सुना हुआ है, SWP क्या है, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। तो आप हर महीने 7 to 8% जो ब्याज नॉर्मल चलता है एफडी का, उस हिसाब से आप विड्रॉवल ले, और जो वो पैसा मुश्त, जो एक मुश्त पूरा जो लमसम पड़ा हुआ है, उसको ग्रो होने दे। इसमें क्या होगा, आपका मंथली विड्रॉवल का भी टेक केयर हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में पैसा भी ग्रो होगा और टैक्सेशन का भी बेनिफिट मिल जाएगा अगर आपका टैक्सेशन ब्रैकेट ज्यादा है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है इस तरीके के विकल्प में, फ्यूचर सिक्योर के लिहाज से।
पूजा जी, जिस तरीके से हम अक्सर देखते हैं कि महिलाएं जो है थोड़ा कंफ्यूज होती हैं कि कैसे आर्थिक निवेश करें कैसे ना करें, और जैसा कि बीच में आप कह भी रही थी कि मतलब हाउस टेकर महिलाएं हैं या जो होम मेकर हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि हमारे हस्बैंड्स देख रहे हैं या फादर देख रहे हैं या जो भी मेल पर्सन है हमारा देख रहा है। बट जिस तरीके से आप शुरुआत से कह रही हैं कि टुकड़े टुकड़े में निवेश आवश्यक है, एक सवाल मैं चाहूंगी जानना आपसे कि म्यूचुअल फंड के जो डेट फंड्स होते हैं वो महिलाओं के लिए क्या अच्छा निवेश का ऑप्शन हो सकते हैं? जी देखिए, जैसे टुकड़े टुकड़े में निवेश करने के लिए हमारी आरडी भी होती है, ठीक है, जो रिकरिंग डिपॉजिट डिपॉजिट हम कहते हैं, उसमें भी अराउंड मेरे ख्याल से 7% के आसपास है। म्यूचुअल फंड में भी डेट ऑप्शन है एक्चुअली। अगर हम देखें म्यूचुअल फंड की डेट कैटेगरी में इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था, लेकिन क्योंकि 1 साल पहले इंडेक्सेशन बेनिफिट निकाल देने में आया है, इसके लिए डेट म्यूचुअल फंड और एफडी कहीं ना कहीं सेम जगह पे आके कंपैरिजन नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे पास एक कंपैरिजन बैठता है यहाँ पे। एफडी में पैसा लगाते हैं तो टीडीएस कटता है, ठीक है, अगर थोड़ा पैसा ज्यादा आप अमाउंट डाल रहे हैं तो टीडीएस कट प्लस जो ब्याज आता है उस पे डायरेक्ट आपको टैक्स कट करना पड़ता है, और 2 साल 3 साल जो लॉक इन है वो लॉक इन में आपको एफडी डालना है। समझो मुझे उसके पहले पैसे निकालने हैं तो आपको पेनल्टी लगती है, 1% आपको पेनल्टी लगती है एफडी तोड़ने के लिए, ठीक है। इसमें आप हर महीने भी पैसा डाल सकते हैं। अब डेट म्यूचुअल फंड में कोई लॉक इन नहीं है, फ्री है, आप कभी भी निकालो पैसा, आपको कोई एग्जिट लोड नहीं है। 1 महीने का या 15 दिन का शायद किसी प्रोडक्ट में होगा, बट अदरवाइज कोई लॉक इन नहीं है, ठीक है। दूसरा, टैक्सेशन जो है वो तब भी आएगा जब आप बेचेंगे, वो साल भर साल उस पर ब्याज आता जाएगा, जो भी 7% ही ब्याज पकड़ो तो उसमें कोई टीडीएस नहीं कटता है। तो उसका जो टैक्सेशन है वो कब आएगा, जब हम बेचेंगे। तो टैक्स डिफर हो गया, तो उतनी भी थोड़ी बचत हो गई। तो इस तरीके के 2-3 ऑप्शंस की वजह से मुझे ऐसे लगता है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी है अगर हम डेट म्यूचुअल फंड में जाते हैं, और एक हाई टैक्स ब्रैकेट का अगर कोई पर्सन है, कोई महिला है, तो आर्बिट्राज फंड करके एक कैटेगरी आ जाती है, जो भी एक डेट काइंड ऑफ कैटेगरी है, लेकिन क्योंकि उसमें इक्विटी एंड फ्यूचर कैश फ्यूचर्स का जो डिफरेंस है आर्बिट्राज कैटेगरी में, उस वजह से उसमें टैक्सेशन बेनिफिट जो है वो एज पर इक्विटी है। तो वो 1 साल के अंदर बेचते हैं तो 20%, और 1 साल के बाद बेचते हैं तो 12.5% टैक्स है, वो भी 1,25,000 के गेन के ऊपर। तो इन शॉर्ट, अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आर्बिट्राज फंड म्यूचुअल फंड कैटेगरी में बहुत अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर आप लो टैक्स ब्रैकेट में हैं और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं है, और ओपन रहना चाहते हैं, तो डेट म्यूचुअल फंड, नहीं तो फिर फिक्स्ड इनकम से अगर आपका अलग एक इमोशनल नाता जुड़ा है तो ठीक है। देखिए, डेट में क्या होता है प्रतीक्षा, कि जितने भी फंड्स अंडरलाइंग हैं वो आपको लिस्ट देख सकते हैं, फंड मैनेजर आपको वो स्कीम की सारी लिस्ट समझ में आती है। तो वो AAA रेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड, तो उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा प्रोडक्ट है डेट म्यूचुअल फंड, जिसमें अच्छी क्वालिटी के पेपर्स होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको डाइवर्सिफाई करना है और वो लॉक इन प्रोडक्ट में नहीं जाना है, तो डेट म्यूचुअल फंड का चुनाव कर अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, जिन लोगों को म्यूचुअल फंड के डेट ऑप्शन की चर्चा से जुड़े सवाल थे, मुझे लगता है उनका जवाब उन्हें मिल गया होगा। अच्छा पूजा जी, हमने अक्सर देखा है कि महिलाएं निवेश करते समय कुछ गलतियां कर देती हैं। बीच बीच में आपने बहुत सारे ऐसे टिप्स दिए कि हमें अगर हमारे पास 100 रुपए हैं तो सब एक ही जगह नहीं लगाना है, उसे टुकड़ों में देना है। आप अपनी इनकम के हिसाब से देखें, अगर आप होम मेकर हैं तो उस हिसाब से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। पर मैं चाहूँगी कि जैसे 2-4 ऐसे पॉइंट्स जिनको कि ध्यान में रखकर ही निवेश करें महिलाएं। आप बतौर महिला किस तरीके का ध्यान रखती हैं और महिलाओं को क्या संदेश देंगी, कौन कौन से टिप्स हैं जिनको वो फॉलो करें? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ना गोल सेट करें। गोल सेट करना मतलब कुछ नहीं, हम महिलाएं मल्टीटास्कर्स हैं और हम बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, बस क्योंकि फाइनेंस हमको समझता नहीं है हम छोड़ देते हैं कोई मेल मेंबर के ऊपर। लेकिन मेल मेंबर के पास इतना टाइम नहीं है और हमारे पास समझ नहीं है, लेकिन हम समझ रख सकते हैं, हम अवेयरनेस कर सकते हैं अगर हम इस तरीके
के माध्यम से एक दूसरे को हेल्प करें। तो सबसे पहले आपको गोल लिखने, आप एक पेपर में लिखो कि भाई अभी बच्चे छोटे हैं, बच्चों की पढ़ाई आने वाली है, तो हायर एजुकेशन के लिए इतना पैसा लगेगा। अगर घर खरीदना है तो इतना बजट है, 5 साल बाद तो मुझे डाउन पेमेंट के लिए इतना पैसा लगेगा। रिटायरमेंट है जो 30 साल बाद है, तो उसके लिए मुझे इतना पैसा लगेगा। बस हर एक गोल को लिखें, कितने साल बाद आने वाला है, उसके लिए कितनी रकम की जरूरत है, और बैक कैलकुलेशन करना है कि उसके लिए अभी से हर महीने मुझे कितना पैसा जुटाना है। ऑब्वियसली मैं समझती हूँ कि हर एक पर्सन इसके लिए स्किल्ड नहीं होता, तो आप किसी एक्सपर्ट की, एडवाइजर की, डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह लें और इसको मैनेज करें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट तो हम कर लेते हैं, लेकिन जैसे हम आज का टॉपिक बात करें डेट, तो पूरा पैसा डेट में भी नहीं डालना है, पूरा पैसा इक्विटी में भी नहीं डालना है। तो एसेट एलोकेशन आप इक्विटी में डालें, डेट में डालें, थोड़ा बहुत गोल्ड भी खरीदें। गोल्ड ऐसा नहीं है, महिलाओं को लगता है कि ज्वेलरी है, मुझे बहुत पसंद है, जब भी मेरे पास कुछ पैसा आएगा मैं ज्वेलरी में पैसा डालूंगी, लेकिन ज्वेलरी कोई आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप एसेट क्रिएट कर रहे हो। कल जाके बच्चे की पढ़ाई करनी है तो क्या आप गहने बेचने जाएंगे? नहीं ना, तो वो प्लानिंग करनी है। तो इक्विटी, डेट और गोल्ड कितना रखना है, तो वो डिसाइड करना है कि आपकी एज कितनी है, आपका गोल कितना लंबा है, उस हिसाब से आप इक्विटी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। तीसरा, कंटिजेंसी फंड, मतलब इमरजेंसी। अब महिलाओं की स्टेज में ना पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी में बहुत ब्रेक्स आते हैं। अगर आप वर्किंग भी है, करियर ब्रेक्स, मैटरनिटी ब्रेक आ गया, शादी का ब्रेक आ गया, बच्चों की छोटी उम्र है तो उनको ध्यान रखना है, फिर आप इन लॉज के घर में हैं या अपने पेरेंट्स के घर में हैं, वॉट एवर, अगर उनकी हेल्थ को कुछ हो गया तो आप ही जॉब छोड़ेंगे, आपको ही ध्यान रखना है। तो इन सारे टाइम्स में हमारा करियर एक ग्राफ पे नहीं चलता है, बहुत वॉलेटाइल होता है। तो आपको एक कंटिजेंसी फंड मेंटेन करना है, जो आप आज हम बात करें डेट वगैरह में, लिक्विड फंड वगैरह में, एफडी वगैरह में सकते हैं। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रतीक्षा जी, के इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस महिलाओं के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो एक होना चाहिए। और अगर मेरे ऊपर डिपेंडेंट्स है, बच्चे छोटे हैं और मैं भी कमा रही हूँ, तो एक टर्म इंश्योरेंस होना जरूरी है कि आज मेरी लाइफ को कुछ हो गया तो बच्चों की पढ़ाई हैम्पर नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो महिलाएं जो कि फिक्स्ड इनकम से जुड़े सवाल के जवाब चाहती होंगी, आज का ये कार्यक्रम उनके सारे सवालों का जवाब भी देता हुआ दिखाई पड़ा है। पूजा जी, बहुत धन्यवाद। आपके ये सारे टिप्स निश्चित तौर पर उन महिलाओं के लिए भी बहुत कारगर साबित होंगे जो कि थोड़ा कंफ्यूज रहती हैं कि कैसे निवेश करें, कैसे ना करें। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने शुरुआत में कही कि फिक्स्ड इनकम भी पूरी तरह से सेफ नहीं होती है, उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। बहरहाल पूजा जी, बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और ये तमाम मुद्दों पर रोशनी डालने के लिए। तो उम्मीद है कि शक्ति की समृद्धि के इस एपिसोड के जरिए जो महिलाओं को निवेश के लिहाज से और ज़्यादा सशक्त बनाने की कोशिश है, उनके लिए ये जो आज का कार्यक्रम है ये बेहतर और अच्छा साबित हुआ होगा। हमारी कोशिश यही है कि आर्थिक रूप से महिलाएं समृद्ध हों, सशक्त हों, इसलिए शक्ति की समृद्धि का ये विशेष कार्यक्रम हम लगातार आपके पास लेकर आ रहे हैं। लखनऊ वो जगह जहां पर शक्ति की समृद्धि का विशेष कार्यक्रम आयोजित है। शनिवार आप सब आमंत्रित हैं, जरूर आइए। शक्ति की समृद्धि का ये विशेष अमर उजाला द बोनस का कार्यक्रम है। 8 मार्च 2 बजे से ये कार्यक्रम क्लार्क अवध में लखनऊ में है। बहुत धन्यवाद आप सभी का।